नमस्कार। आज फिर से एक ख़ास विषय के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज मैं जिस विषय पे बात करूँगा वो हमारी दिनचर्या से जुड़ी हुई है, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। रोज़ सुबह जब हम उठते हैं तो हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, बाज़ार जाते हैं। तो इन घटनाओं को अगर हम थोड़ी बारीकी से समझें, ब्रश करने के वक्त हम टूथपेस्ट का उपयोग तो करते ही हैं, जिससे हमारे दाँत साफ़ और स्वस्थ रहें। इसके बाद जब हम नहाते हैं तो हम साबुन का उपयोग करते हैं। आप अगर ध्यान दें तो जब हम बाज़ार जाते हैं, अभी तो गर्मी का सीज़न चल रहा है, गर्मी चल रही है, तो हमें बहुत गर्मी लगती है और उसके बाद हमें बहुत प्यास भी लगती है। तो हम साधारणतः सोडा का पानी या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और जब घर आते हैं तो बहुत ही टेस्टी सा अचार हमें दिखता है ना? ये सब चीज़ें हम अपने घरों में बहुत उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से इन चीज़ों को देखें, टूथपेस्ट को, साबुन को, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक या अचार, इन पदार्थों के अंदर जो अवयव उपयोग किए जाते हैं, जो कंपोनेंट्स उपयोग हम करते हैं, उनको हम विभिन्न प्रकार से जांचते हैं, देखते हैं और उनको विज्ञान की शाखा में कुछ कैटेगरी दी गई हैं, अलग अलग उनको बांटा गया है। मैं आपसे आज अम्ल एवं क्षार की बात करना चाहता हूँ, यानी एसिड्स एंड बेसिस। तो ये एसिड एंड बेस क्या होता है या अम्ल एवं क्षार किसे कहते हैं, ये हमें जानना होगा और बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम अम्ल की बात करते हैं आपसे कि अम्ल क्या होता है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन को देता है, यानी हाइड्रोजन के आयन्स को देता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में ये दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन डोनेट भी करता है। तो इस तरीके के पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। एक बार आप फिर से समझिए, अम्ल क्या होते हैं? एक ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और अगर किसी रासायनिक प्रतिक्रिया कहीं होती है तो उस रासायनिक प्रतिक्रिया में वे प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं, यानी एसिड्स कहते हैं। इनकी अगर हम प्रवृत्ति को देखें तो ये स्वाद में बहुत खट्टे होते हैं एवं इनका जो पीएच का मान होता है वो 7.0 से कम होता है। यहाँ पर पीएच क्या है? पीएच एक स्केल है जिसमें हम किसी पदार्थ के अम्लीय नेचर को, यानी प्रकृति को, या क्षारीय प्रकृति को जांचते हैं, परखते हैं। तो अगर हम एसिड्स की बात करें तो उनका जो मान होता है वो पीएच स्केल में 7.0 से कम होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, सबसे पहला उदाहरण तो मैं आपको कोल्ड ड्रिंक का ही देना चाहूँगा। उसके अंदर जो हम एक एसिड उपयोग करते हैं, आपको शायद हैरानी होगी कि उसमें भी एक एसिड उपयोग की जाती है, लेकिन वो एक वीक एसिड होती है, एक कमज़ोर अम्ल होती है, उसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। घर में अगर आप साफ़ सफाई करते होंगे तो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया होगा। गाड़ियों में आपने बैटरीज देखी होंगी, बैटरी में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। अगर आपने कभी देखा हो कि आपको चींटी ने डस लिया तो चींटी की जो स्टिंग होती है उसमें भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जो नींबू आप खाते हैं, जो ऑरेंज आप खाते हैं, उसमें भी साइट्रिक एसिड पाई जाती है। जो अंगूर या इमली आप खाते हैं उसमें भी टार्टरिक एसिड पाई जाती है। ये सब छोड़िए, जो दूध आप पीते हैं उसमें भी एक एसिड पाया जाता है जिसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो आपने देखा कि कितने प्रकार के हम एसिड्स हैं जो हमारे जीवन में हम अक्सर देखा करते हैं। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड भी होती है, विभिन्न प्रकार की एसिड्स होती हैं जिनको हम साधारणतः दो भागों में बांट लेते हैं। एसिड्स को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी मजबूत अम्ल, एवं दूसरा वीक एसिड यानी कमज़ोर अम्ल। ऐसे एसिड्स जो किसी जलीय विलयन में पूरे तरीके से डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन्स को दे देते हैं, ऐसे एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। और ऐसे अम्ल जो किसी जलीय विलयन में पूरे तरीके से नहीं टूटते और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एसिड्स को हम एक वीक एसिड कहते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड। इस तरीके के एसिड्स को हम वीक एसिड कहते हैं। तो ये तो हमने बात आपसे एसिड्स की और कहाँ कहाँ ये एसिड्स पाई जाती हैं। अब आइए हम आपसे बात करते हैं क्षार की, यानी बेसिस की, जिसे हम भस्म भी कहते हैं। तो ये क्षार क्या होती है, बेस किसे कहते हैं?
एक ऐसा पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयंस को देता है, उसे हम एक क्षार के रूप में कह सकते हैं। यानी मैं फिर से बताऊं, एक ऐसा पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयंस को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करे, और अगर किसी रासायनिक प्रतिक्रिया कहीं होती है तो वहाँ पर प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर ले ले, तो ऐसे पदार्थों को हम क्षार की कैटेगरी में रखते हैं, यानी भस्म कहते हैं। इनकी अगर हम प्रवृत्ति को देखें, नेचर को समझें, तो इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो इनका जो स्वाद होता है वो बड़ा ही तीता होता है, कड़वा होता है, और इनका जो pH का मान होता है वो 7.0 से ज़्यादा होता है। उदाहरण स्वरूप जो टूथपेस्ट की मैंने आपसे बात की थी, उसका pH लगभग 8.0 का होता है। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम भस्म कहते हैं या बेस कहते हैं, क्षार जिसे हम कहते हैं। अब आपने इनको कहाँ देखा होगा? बहुत तरीके की बेसिस पाई जाती हैं। अगर मैं कुछ उदाहरण आपसे दूं तो आपने नाम ज़रूर सुने होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या आपने अगर अमोनिया का नाम सुना हो तो वो भी एक तरीके का बेस है। तो ये जो नाम हमने कहीं ना कहीं यूज़ किए हैं, इसके अलावा अगर हम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के जो बेसेस हमने कहीं ना कहीं नाम सुने हैं, इनका उपयोग हमने अपने जीवन में कहीं ना कहीं ज़रूर किया होगा। जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो नाम सुना है, इसको हम साबुन बनाने की प्रक्रिया में उसका उपयोग करते हैं। अब अपने कक्षाओं में भी इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर हम साबुन को बनाते हैं या बना सकते हैं। इसके अलावा आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अपने जीवन में बहुत बार देखा होगा। आपने अक्सर घरों में देखा होगा जिसे एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है, उनको एक एंटासिड दिया जाता है और उस एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा होती है। पेट में जो हमारा अत्यधिक अम्ल बनता है, आप जानते हैं पेट में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सक्रीशन होता है, उसका वो बहती है जब उसकी ज़रूरत होती है, तो वो जब एक्सेस मात्रा में बढ़ जाती है तो वो हमें जलन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, और उसको कम करने के लिए हम एक एंटासिड का उपयोग करते हैं जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जो कि एक बेस है। इसके अलावा आपने उपयोग किया होगा सोडियम कार्बोनेट का, जिसका भी उपयोग हम साबुन के साथ मिलाकर करते हैं, जिससे हमें किसी चीज़ को धोने में बहुत आसानी होती है। न सिर्फ ये, आपने सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अपने खाना बनाने में ज़रूर किया होगा। आपने देखा होगा कि जो केक हम बनाते हैं, कि अगर किसी चीज़ को हम बेक करते हैं तो उसमें भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि किस तरीके से हम अम्ल एवं क्षार का उपयोग करते हैं अपने जीवन में, लेकिन हम उसे जानते ही नहीं हैं कि क्या वो अम्ल है या क्षार है। आज एक दो एक्सपेरिमेंट जो मैं आपके समक्ष अभी फ़िलहाल करूँगा, उसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप अम्ल एवं क्षार को कैसे पहचान सकते हैं। एवं अम्ल में दो चीज़ों की मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे कार्य करती है, एवं दूसरा एसिटिक एसिड। तो आइए एक प्रयोग के द्वारा मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाऊं और इसे समझने की हम अब कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूँगा वो है कि किस प्रकार हम किसी भी विलयन को पहचाने कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का। इसके लिए हम एक अम्ल का एक विलयन बनाएंगे, एक एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे, और दूसरा एक बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे। तो एसिडिक सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले हम एक, यहाँ पर आप देखिए एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम टेस्ट ट्यूब होल्डर को ऐसे डाल देते हैं। अब इसमें हम एक थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। देखिए, जब भी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करें या किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का उपयोग करें, आप खास ध्यान रखें कि ये आपके हाथों पे या किसी जगह पे ना पड़े, वरना आपको बहुत जलन होगी। देखिए, मैं इसमें अब कुछ बूंदे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैंने इसको बंद कर दिया। देखिए, ये जो मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ली है ये कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी सांद्र है। इसे हमें तनु बनाना है, यानी डाइल्यूट बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डाल देंगे, जिससे इसके अंदर हाइड्रोजन आयन्स जो है वो थोड़े से पानी के साथ मिल जाए और इसकी जो सांद्रता है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने अभी जो बनाया वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है।
अब मैं इसको थोड़ा सा एक जगह पे रख देता हूँ और अब हम जो दूसरा बनाएंगे वो एक होगा क्षारीय विलयन यानी बेसिक सॉल्यूशन। तो ये एक टेस्ट ट्यूब होल्डर से मैंने टेस्ट ट्यूब को पकड़ लिया है। अब इसके अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, एक मजबूत बेस डालेंगे, क्षार डालेंगे, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1-2 पैलेट्स डाल रहा हूँ ताकि हम इसका विलयन बना सकें। ये मैंने इसके अंदर एक पैलेट डाल दिया, एक छोटा सा टुकड़ा मैं और डाल देता हूँ। अब मैं इसका एक घोल बनाऊंगा, और कैसे बनाऊंगा, इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी डाल देता हूँ। देखिए अब मैंने इसको पानी को डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का पैलेट है, टुकड़ा है, और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि एक विलयन बन जाए। तो जब तक ये घुल रहा है मैं इन दोनों विलयनों को यानी सॉल्यूशंस को 2 अलग अलग पेट्री डिश में डाल देता हूँ। ये देखिए 2 पेट्री डिश मैंने यहाँ ले लिए हैं। सबसे पहले मैं अपनी बाई हाथ में यानी आपकी जो राइट साइड में पेट्री डिश है उसमें ये जो मैंने अभी बेसिक सॉल्यूशन बनाया उसको डाल रहा हूँ, और मेरे राइट साइड में जो दूसरा विलयन है यानी आपके लेफ्ट साइड में उसमें मैं अपना एसिडिक सॉल्यूशन को डाल रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने 2 सॉल्यूशन बनाए। हमारा राइट साइड में जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है और लेफ्ट साइड में जो है वो बेसिक है इन नेचर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिटमस पेपर लेंगे। लिटमस पेपर का नाम आपने सुना होगा, बहुत तरीके की आती हैं, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर या यूनिवर्सल लिटमस पेपर। ये साधारणतः बताती हैं कि किसी विलयन का नेचर क्या है यानी प्रकृति कैसी है, क्या वो एसिडिक नेचर की है या वो बेसिक नेचर की है। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं टेस्ट करता हूँ एसिड के साथ, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, और देखते हैं क्या होता है। तो आपने ये सुना होगा या हमने अपनी कक्षाओं में पढ़ा है कि जब हम नीले लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। तो आइए मैं एक बार डाल के देखता हूँ कि क्या ऐसा होता है। आप ध्यान से देखिए, मैं इसको इसे पकड़ के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो हमने ब्लू लिटमस पेपर ली थी उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालने के बाद उसका जो रंग है वो लाल हो गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन वही अगर हम लाल लिटमस पेपर को ही एसिड में डालें तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए मैंने जब ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो उसके रंग में परिवर्तन हुआ, वो लाल हो गया। लेकिन जब मैंने लाल लिटमस पेपर को ही एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे यह साबित होता है, यह सिद्ध होता है कि हमारे दाहिनी ओर जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, उसका जो प्रकृति है, उसकी जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है यानी अम्लीय नेचर की है। आइए अब मैं आपको एक यूनिवर्सल स्ट्रिप पे दिखाता हूँ। इसे हम यूनिवर्सल स्ट्रिप इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इसे किसी भी विलयन में डालें तो ये उसकी नेचर को बताता है यानी प्रकृति को बताता है कि क्या वो अम्लीय प्रकृति की है कि या वो क्षारीय प्रकृति की है। तो इसके मैं 2 टुकड़े कर लेता हूँ, और अभी आप देखिए मैं इस यूनिवर्सल स्ट्रिप को इसके अंदर डालूंगा और हम देखेंगे कि इसका कलर क्या है। अगर ये लाल रंग का हुआ तो ये अम्लीय नेचर का है यानी प्रकृति का है, और अगर इसका रंग नीला हुआ तो बेसिक नेचर का है। तो आइए देखते हैं। वाह, आप देखिए कितना एक प्यारा सा रंग हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं जो मैंने यूनिवर्सल स्ट्रिप पीले रंग की डाली थी वो कितनी लाल हो गई है और कितना एक खूबसूरत सा रंग हमें दिखाई दे रहा है। यानी वाकई रसायन विज्ञान बहुत ही मज़ेदार है। अब देखिए यहाँ पे ये लाल रंग हमें दिख रही है और ये सिद्ध करती है कि ये जो विलयन हमने लिया ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है यानी अम्लीय विलयन है। तो अब हम देखेंगे कि
क्षारीय विलयन में यानी बेसिक सॉल्यूशन में ये लिटमस पेपर कैसे कार्य करते हैं और इनका रंग कैसे बदलता है। तो हमने अपनी कक्षाओं में ये पढ़ा है कि किसी भी क्षारीय विलयन में बेसिक सॉल्यूशन में लाल लिटमस पेपर नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो आइए देखते हैं। वाव, आपको मैं इसे थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि इसके रंग में कितना परिवर्तन आया, कितने खूबसूरत एक रंग हमें दिखाई दे रही है। देखिए, लाल रंग का लिटमस पेपर था, नीला हो गया है पूरा, जो कि सिद्ध करता है कि ये एक बेसिक सॉल्यूशन है, एक क्षारीय विलयन है। लेकिन वहीं जब हम नीले रंग के ही लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता। जैसे वो पहले था वैसे ही वो अभी भी रहेगी, नीला था नीला ही रह जाएगा। लेकिन जब हम यूनिवर्सल स्ट्रिप का उपयोग करते हैं तो आप देखिए, ये हमें बताएगा कि रंग कैसा है, यानी इसका नेचर कैसा है। अमेजिंग, आप देख सकते हैं इसका रंग कितना खूबसूरत हो गया है, पीला था पूरा नीला पड़ चुका है। तो ये सिद्ध करता है कि ये जो विलयन हमने लिया है इसके अंदर, ये एक क्षारीय विलयन है। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम लिटमस पेपर का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशंस को, विलयन को पहचान सकते हैं कि वो अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का। ये तो एक एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको दिखाया। अभी इसके बाद मैं एक दूसरा एक्सपेरिमेंट आपके समक्ष करना चाहता हूँ, जिसमें हम एक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ एक जिंक के छोटे से पार्ट के साथ उसका अभिक्रिया करवाएंगे, एक रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे क्या घटना घटती है। ठीक है, चलिए मैं एक टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं सबसे पहले थोड़ा सा पानी है वो झाड़ ले रहा हूँ, निकाल लेता हूँ। पानी निकल चुकी है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है, सांद्र है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा यहाँ पे प्योर है पूरी। अब हम इसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देते हैं। आप देखिए, थोड़ा ध्यान से डालिएगा, आप जब भी अपने कक्षाओं में इसका प्रयोग करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर ये हाथ पे गिर गई तो आपको बहुत कष्ट होगी, इसलिए आप ध्यानपूर्वक एसिड्स का उपयोग करें, खासकर स्ट्रॉन्ग एसिड्स का। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि ये तनु बन जाए, डाइल्यूट हो जाए। तो ये हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। देखिए, ये एक विलयन बन गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तनु विलयन। अब इसके अंदर हम जिंक के पार्टिकल्स डालेंगे। जिंक जो कि एक मेटल है, एक धातु है, इसके साथ हम अब इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया करवाएंगे और देखेंगे क्या घटना घटती है। मैंने एक छोटा सा, देखिए, पार्टिकल यहाँ ले लिया है, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। एक छोटा सा हिस्सा, टुकड़ा मैंने लिया है और अब मैं इसको इसके साथ अभिक्रिया करवाऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा क्या होता है। आप ध्यान से अगर देखें तो आप यह पाएंगे कि जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अभिक्रिया हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है। और अपने कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन मैं आपको ये एक प्रयोग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना रही है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। अगर मैं यहाँ पर किसी जलती हुई माचिस की काठी को यहाँ रखूँ तो एक पॉप की आवाज़ आती है, जो कि मैं चाहूँगा कि आप अपनी कक्षाओं में एक बार करके देखें। तो आप देखिए किस प्रकार इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस लगातार निकलते जा रहे हैं और यही हम अपने कक्षाओं में पढ़ा भी है। तो ये एक रिएक्शन था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसके अलावा एक रिएक्शन और है जो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3, जिसका रासायनिक सूत्र है, तो क्या होता है। सबसे पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेंगे। ये कि मेरे सामने एक बीकर है, और ये मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। अब मैं इसमें हल्का सा पानी मिला दूं, इसको तनु बना दूं। अब ये हमारा तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन चुका है। आप देखिए हल्का सा धुआं भी निकल रहा होगा क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रही है।
अब इसमें हम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे। देख सकते हैं आप Na2CO3 जो कि एक यौगिक है, एक कंपाउंड है। इसको मैं पहले थोड़ा सा काट लेता हूँ। अब इसके अंदर से मैं थोड़ी सी मात्रा वो निकाल लेता हूँ। आप देखिए हल्के से क्रिस्टल्स आपको दिखाई देंगे सोडियम कार्बोनेट के, आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं इसको इस पानी के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विलयन में डाल रहा हूँ। आप देखिए एक रासायनिक प्रतिक्रिया आपको होती हुई दिखाई देगी। जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं तो एक गैस निकलती है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। यहाँ पे भी एक लवण बनेगा सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होती है, आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन यहाँ एक गैस निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। अगर हम यहाँ पर किसी जलते हुए पदार्थ को रखें तो वो बुझ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी गैस है जो किसी भी जलती हुई चीज़ को बुझने में सहायता करती है। ये हमने अपनी कक्षाओं में पढ़ा है, सुना है। तो ये कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं थी जिनके द्वारा मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि एसिड का उपयोग कैसे होता है और कैसे इनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब एक और एसिड है जिसकी बात मैं आपके साथ यहाँ करना चाहूँगा, वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का नाम आपने कभी कक्षाओं में ज़रूर सुना होगा। इसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH। मैं आपको एक बार दिखाऊं, ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास यहाँ रखी हुई है, देखिए आप देख सकते हैं, जो कि एक कमज़ोर एसिड है, एक वीक एसिड है। इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, आपने इसका नाम अगर कभी सुना हो, इसके अंदर जो मैंने रासायनिक सूत्र आपको बताया, एसिटिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र मैंने आपको बताया वो क्या था, CH3COOH। यहाँ पर जो COOH है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और इस एसिड का जो एग्जैक्ट नेम रखा गया है, जो रासायनिक नाम रखा गया है, वो है एथेनोइक एसिड। ये जो नामकरण होता है किसी भी रासायनिक पदार्थ का, इसको एक संस्थान करती है जिसे हम IUPAC कहते हैं, IUPAC, जिसका अगर आप पूरा नाम जानना चाहते हैं तो वह है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वो ऐसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी रासायनिक पदार्थ का एक रासायनिक नाम देते हैं। तो उन्होंने इस एसिड को एक नाम दिया है जिसे एथेनोइक एसिड कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, एक बहुत ही कमज़ोर एसिड है, क्योंकि ये किसी भी विलयन में मिलकर पूरा नहीं घुलती, पूरे मात्रा में डिसोसिएट नहीं होती है। अब इसको लेकर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या ये जल में घुलनशील है या नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा ट्यूब मैं ले रहा हूँ और इसके अंदर मैं पहले पानी को डाल देता हूँ थोड़ा सा, और इसके बाद हम डालेंगे एसिटिक एसिड को। मैं पहले इसको टेस्ट ट्यूब से पकड़ लूँ ताकि मेरे ये हाथों पे ना गिरे। आप देखिएगा जब मैं एसिटिक एसिड को इस पानी के साथ मिलाऊंगा तो क्या होता है। आप देखिए ध्यान से, अगर आप फोकस करें इस पे तो आप पाएंगे कि एसिटिक एसिड पूरे तरीके से इस जल के साथ मिल चुका है और एक समांगी मिश्रण बनाता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। ध्यान से देखिए, आप इसमें जल को एवं एसिटिक एसिड को पृथक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पूरे अच्छे तरीके से मिल चुके हैं। उन्होंने एक समांगी मिश्रण बना लिया है। तो ये एसिटिक एसिड पानी में मिलकर एक बहुत ही अच्छा होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। और अगर आप इसका pH टेस्ट भी करें, यानी कि अगर आप इसके नेचर को समझने की कोशिश करें लिटमस पेपर को लेकर, तो आप देखेंगे, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर हम इसका pH टेस्ट करना चाहें, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर को लेंगे, यहाँ पर देखिए, और इसमें हम थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाल देते हैं। और अगर हम इसके अंदर लिटमस पेपर को डालें तो इसके रंग में क्या परिवर्तन आएगा। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो इसके रंग में थोड़ा सा चेंज आया है, हल्का सा लाल हो गया है ये, जो कि बताता है कि इसकी जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, वो एसिडिक इन नेचर है। तो ये तो
हमने जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि एसिडिक एसिड की नेचर क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। एक और ख़ास महत्वपूर्ण एक एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको यहाँ करके दिखाना चाहूँगा, उसके लिए हम एक बीकर लेंगे, सॉरी एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे यहाँ पर, और इस बीकर से इसके अंदर हम एसिडिक एसिड को थोड़ा ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा और मात्रा हम लेंगे और इसके साथ एक रासायनिक प्रतिक्रिया करवाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट की, यानी बेकिंग पाउडर की। मेरे पास यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट रखी हुई है और इसके अंदर मैं थोड़ी सी मात्रा में देखिए मुझे एसिडिक एसिड की स्मेल आ रही है। और आपने अगर एसिडिक एसिड का नाम अगर ना सुना हो तो आपने सिरका का उपयोग ज़रूर किया होगा, विनेगर का, जिसमें हम एसिडिक एसिड की ही मात्रा उपयोग करते हैं। अगर आप विनेगर को समझने की कोशिश करें तो विनेगर में 4 से 5% एसिडिक एसिड ही मिलाकर विनेगर का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। अगर मैं इसको सूंघूं तो मुझे बड़ी अजीब सी एक स्मेल आ रही है, लगभग विनेगर की तरह ही उसकी स्मेल है, जो ये बताती है कि हम विनेगर के अंदर एसिडिक एसिड का ही उपयोग करते हैं। अब मैंने इसके अंदर एसिडिक एसिड डाल दिया है इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर और अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। आप देखें अगर कुछ एक घटना हो रही है, थोड़ा मैं आपको अभी दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं और मात्रा में डाल दूँ। आप यहाँ देखें तो हल्के से बबल्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे, फोकस करें तो। ये कार्बन डाइऑक्साइड के एफरवेसेंस हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ करके, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं अगर इस जलते हुए कागज़ के टुकड़े को इसके अंदर डालूं तो ये बुझ जाती है। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी बुझ गई। तो इसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो गैस निकल रहा था वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही था। अब आप समझिए कि जब सोडियम एसिड हमारा जो एसिटिक एसिड है उसके साथ जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रतिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। जब भी एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलते हैं तो बनता है सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और पानी वहीं का वहीं रह जाता है। अगर आप रासायनिक सूत्र को देखें तो एसिटिक एसिड की जो रासायनिक सूत्र है वो है CH3COOH और सोडियम बाइकार्बोनेट की जो रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3। इसकी जब आप अभिक्रिया करवाते हैं तो CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट बनता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की तरफ निकल जाती है एवं H2O वहाँ पर रह जाता है, जो पानी आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। तो इस रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि एसिडिक एसिड क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसे होती है और वो किसी भी पदार्थ के साथ किस तरीके से रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। तो मैं आशा करता हूँ जो मैंने आज आपसे बात की है अम्ल एवं क्षार की, आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, इनकी प्रकृति को समझ पाए होंगे, ये कैसे अभिक्रिया करते हैं वो आप समझ पाए होंगे। और आशा करता हूँ इसको समझने के बाद अब आप जब भी किसी चीज़ को उपयोग करेंगे तो आप यह ज़रूर समझ पाएंगे कि उसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि वो क्या अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति का है ना। ये मज़ेदार एक्टिविटी। तो इसी के साथ यहाँ पर ये सेशन में समाप्त करूँगा और आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।